लीजिए सुनिए, आर्थर कानन डॉयल की लिखी कहानी अ केस ऑफ आइडेंटिटी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी का अनुवाद भी मैंने यानी समीर गोस्वामी ने किया है। मेरे प्रिय मित्र शेरलॉक होम्स ने कहा, जब हम दोनों बेकर स्ट्रीट स्थित उनके कमरे में आग के सामने बैठे थे, जीवन किसी भी ऐसी चीज से कहीं अधिक अजीब है जिसे मनुष्य का मस्तिष्क गढ़ सकता है। हम उन चीजों की कल्पना करने का साहस नहीं करेंगे जो वास्तव में अस्तित्व की साधारण वास्तविकताएं हैं। अगर हम इस खिड़की से हाथों में हाथ डालकर उड़ सकें, इस महान शहर के ऊपर मंडरा सकें, छतों को हटाकर झांक सकें और उन विचित्र घटनाओं को देख सकें जो हो रही हैं, अजीब संयोग, योजनाएं, विरोधाभास, पीढ़ियों से गुजरती अद्भुत घटनाओं की कड़ियां जो अत्यंत अप्रत्याशित परिणामों तक ले जाती हैं, तो ये सब काल्पनिक कहानियों को उनके परंपरागत ढर्रे और पूर्वानुमानित निष्कर्षों के साथ नीरस और निरर्थक बना देगा। और फिर भी मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैंने उत्तर दिया, अखबारों में प्रकाशित होने वाले मामले सामान्यतः बेहद सपाट और मामूली होते हैं। हमारी पुलिस रिपोर्टों में यथार्थवाद अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है। फिर भी ये स्वीकार करना होगा कि उनका परिणाम ना तो आकर्षक होता है और न ही कलात्मक। यथार्थवादी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए निश्चित चयन और विवेक की आवश्यकता होती है। होम्स ने टिप्पणी की, ये पुलिस रिपोर्ट में अनुपस्थित रहता है, जहां शायद मजिस्ट्रेट की औपचारिकताओं पर अधिक जोर दिया जाता है, बजाय उन विवरणों के जो किसी पर्यवेक्षक के लिए पूरे मामले का सार हो सकते हैं। विश्वास करो, साधारण जैसी कोई चीज इतनी अप्राकृतिक नहीं होती। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। मैंने कहा, बेशक आपकी स्थिति में, जहां आप 3 महाद्वीपों के उन सभी लोगों के अनौपचारिक सलाहकार और सहायक हैं जो पूरी तरह से उलझन में हैं, आप हर अजीब और विचित्र चीज से रूबरू होते हैं। लेकिन यहां, मैंने जमीन से सुबह का अखबार उठाते हुए कहा, आइए इसे व्यावहारिक रूप से जांचें। ये पहला शीर्षक है जो मुझे मिला है, पति की पत्नी के प्रति क्रूरता। इसमें आधे कॉलम की सामग्री है, लेकिन इसे पढ़े बिना ही मुझे पता है कि ये सब मेरे लिए पूरी तरह से जाना पहचाना है। निश्चित रूप से इसमें दूसरी औरत, शराब, धक्का, मारपीट, चोट और सहानुभूतिशील बहन या मकान मालकिन की कहानी होगी। सबसे साधारण लेखक भी इससे अधिक साधारण कुछ नहीं लिख सकते। वास्तव में आपका उदाहरण आपकी दलील के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, होम्स ने कहा, अखबार लेते हुए और उस पर नजर डालते हुए। ये डंडास तलाक का मामला है और संयोग से मैं इससे जुड़े कुछ छोटे बिंदुओं को स्पष्ट करने में लगा हुआ था। पति पूर्णतः मद्य त्यागी था, कोई दूसरी औरत नहीं थी, और जिस व्यवहार की शिकायत की गई थी वो ये था कि उसने हर भोजन के बाद अपने नकली दांत निकालकर अपनी पत्नी पर फेंकने की आदत बना ली थी, जो आप मानेंगे किसी भी औसत कहानीकार की कल्पना में नहीं आ सकता। जरा थोड़ा सूंघनी लें डॉक्टर, और स्वीकार करें कि मैंने आपके उदाहरण में बाजी मार ली है। उसने पुरानी सुनहरी डिब्बी आगे बढ़ाई, जिसके ढक्कन के बीच में एक बड़ा नीलम जड़ा था। इसकी चमक उसके साधारण जीवन और सरल स्वभाव के साथ इतनी विरोधाभासी थी कि मैं इस पर टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका। आह, उसने कहा, मुझे याद नहीं था कि हम कई सप्ताहों से नहीं मिले थे। ये एक छोटा सा स्मृति चिन्ह है जो बोहेमिया के राजा ने मुझे इरीन एडलर के मामले में मेरी सहायता के लिए दिया था। और ये अंगूठी? मैंने पूछा, उसकी अंगुली में चमकते एक अद्भुत हीरे की ओर इशारा करते हुए। यह हॉलैंड के शाही परिवार की ओर से है। हालांकि वो मामला इतना संवेदनशील था कि मैं इसे आपके साथ भी साझा नहीं कर सकता, जो मेरे 1-2 छोटे मामलों को दर्ज करने में पर्याप्त कृपालु रहे हैं। और क्या आपके पास इस समय कोई मामला है? मैंने उत्सुकता से पूछा। कुछ 10 या 12 मामले हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो खास दिलचस्पी का विषय बने। वे महत्वपूर्ण तो हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन दिलचस्प नहीं। वास्तव में मैंने पाया है कि सामान्यतः गैर महत्वपूर्ण मामलों में
अवलोकन और कारण प्रभाव के त्वरित विश्लेषण का एक अच्छा अवसर मिलता है, जो जांच को रोमांचक बनाता है। बड़े अपराध अक्सर सरल होते हैं, क्योंकि जितना बड़ा अपराध होता है उतना ही अधिक स्पष्ट उसका उद्देश्य होता है। इन मामलों में मार्से से आए एक जटिल मामले को छोड़कर ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कोई खास दिलचस्पी हो। हालांकि ये संभव है कि कुछ बेहतर मामले कुछ ही मिनटों में हमारे सामने आए, क्योंकि ये मेरा एक क्लाइंट है। या मैं गलत हूं? होम्स अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और उसने पर्दों के बीच से सड़कों पर देखा। मैंने उसके कंधे के ऊपर से झांक कर देखा कि सड़क के दूसरी ओर एक भारी भरकम महिला खड़ी थी, जिसकी गर्दन के चारों ओर एक बड़ा फर का बोआ लिपटा था। उसके चौड़े किनारे वाले हेड पर एक बड़ा लाल पंख लहराते हुए डचेस ऑफ डेवोनशायर की शैली में एक ओर झुका हुआ था। इस शानदार पहनावे के नीचे से वो हमारी खिड़कियों की ओर डरते हुए और झिझकते हुए देख रही थी, जबकि उसका शरीर आगे पीछे हिल रहा था और वो अपने दस्तानों के बटनों से छेड़छाड़ कर रही थी। अचानक, जैसे कोई तैराक किनारे से कूदता है, वो सड़क पार कर आई और हमने दरवाजे की घंटी की तेज आवाज सुनी। मैंने ये लक्षण पहले भी देखे हैं, होम्स ने कहा, अपनी सिगरेट को आग में फेंकते हुए। सड़क पर झिझक हमेशा किसी प्रेम प्रसंग का संकेत देती है। वो सलाह लेना चाहती है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि मामला संवाद के लिए बहुत संवेदनशील है। और फिर भी यहां भी हम फर्क कर सकते हैं। जब किसी महिला के साथ किसी पुरुष ने गंभीर अन्याय किया हो तो वो झिझकती नहीं है और सामान्य लक्षण होता है टूटी हुई घंटी की डोरी। लेकिन यहां हम मान सकते हैं कि ये प्रेम का मामला है। लेकिन युवती गुस्से में कम, उलझन या दुख में अधिक है। लेकिन अब वो स्वयं हमारे संदेहों को हल करने आ रही है। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजे पर दस्तक हुई और बटन वाली वर्दी में एक लड़का अंदर आया, जिसने मिस मैरी सदरलैंड के आने की घोषणा की, जबकि महिला स्वयं उसके छोटे काले सिलुएट के पीछे एक विशाल जलयान की तरह खड़ी थी। शेरलॉक होम्स ने अपनी असाधारण शिष्टता के साथ उसका स्वागत किया और दरवाजा बंद कर उन्हें एक कुर्सी पर बैठाया। फिर उसने अपनी विशिष्ट, सूक्ष्म और फिर भी अमूर्त शैली में उनकी ओर देखा। क्या आपको नहीं लगता, उसने कहा, कि आपकी कम दृष्टि के कारण इतना टाइपराइटिंग करना आपके लिए थोड़ा कठिन है? पहले ऐसा लगता था, उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन अब मुझे बगैर देखे अक्षरों की स्थिति का पता चल जाता है। फिर अचानक उनके शब्दों के पूरे अर्थ को समझते हुए वो चौंक गई और उनके चौड़े खुशमिजाज चेहरे पर भय और आश्चर्य की झलक आ गई। आपने मेरे बारे में सुना है मिस्टर होम्स? वो बोली, वरना आप ये सब कैसे जानते? इसकी परवाह मत कीजिए, होम्स ने हंसते हुए कहा, मेरा काम चीजों को जानना है। शायद मैंने खुद को वो देखने के लिए प्रशिक्षित किया है जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर ऐसा ना होता तो आप मुझसे सलाह लेने क्यों आती? मैं आपके पास इसलिए आई सर, क्योंकि मैंने आपके बारे में मिसेज एथरेज से सुना, जिनके पति को आपने इतनी आसानी से खोज निकाला था, जबकि पुलिस और बाकी सब ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। ओह मिस्टर होम्स, काश आप मेरे लिए भी ऐसा ही करते। मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास अपने अधिकार में सालाना 100 पाउंड है। इसके अलावा मैं मशीन से थोड़ा और कमा लेती हूं, और मैं ये सब खर्च करने को तैयार हूं, ये जानने के लिए कि मिस्टर होस्मर एंजल का क्या हुआ। आप इतनी जल्दबाजी में मुझसे सलाह लेने क्यों आई? शेरलॉक होम्स ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए और अपनी नजरें छत की ओर करते हुए पूछा। फिर से मिस मैरी सदरलैंड के चेहरे पर एक चौंकने वाला भाव उभरा। हाँ, मैं गुस्से में घर से बाहर निकल गई, उन्होंने कहा, क्योंकि ये देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था कि मिस्टर विडी बैंक यानी मेरे पिता ने इस पूरे मामले को कितना हल्के में लिया। वो ना तो पुलिस के पास गए और ना ही आपके पास, और आखिरकार जब वो कुछ भी करने को तैयार नहीं थे और बार बार कहते रहे कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुरंत कपड़े पहने और सीधे आपके पास आ गई। आपके पिता? होम्स ने कहा, आपके सौतेले पिता? निश्चित रूप से, क्योंकि नाम अलग है। हाँ, मेरे सौतेले पिता। मैं उन्हें पिता कहती हूं। हालांकि ये अजीब लगता है, क्योंकि वो मुझसे केवल 5 साल और 2 महीने बड़े हैं। और आपकी मां जीवित हैं? ओह हाँ,
माँ जीवित और स्वस्थ हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा मिस्टर होम्स जब उन्होंने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद फिर से शादी कर ली, और वो भी ऐसे व्यक्ति से जो उनसे करीब 15 साल छोटा था। पिता टाटेनहम कोर्ट रोड पर प्लम्बर थे, और वो एक अच्छा खासा व्यापार छोड़कर गए थे जिसे माँ ने फोरमैन मिस्टर हार्डी के साथ संभाला। लेकिन जब मिस्टर विडी बैंक आए तो उन्होंने माँ को व्यापार बेचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो बहुत ऊंचे दर्जे के थे, शराब का व्यापार करते थे। उन्होंने व्यापार के अधिकार और हिस्सेदारी के लिए 4700 पाउंड पाए, जो पिता जीवित रहते तो उससे कहीं अधिक हो सकता था। मैंने सोचा था कि शेरलॉक होम्स इस भटकाऊ और बेमतलब की कहानी से परेशान हो जाएंगे, लेकिन इसके उलट वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आपकी अपनी छोटी सी आमदनी? उन्होंने पूछा। क्या वो व्यापार से आती है? ओह नहीं सर, वो बिल्कुल अलग है, और मुझे मेरे अंकल नेड ने ऑकलैंड में छोड़ी थी। ये न्यूजीलैंड के स्टॉक में है, जो 4.5% का ब्याज देती है। कुल राशि 2,500 पाउंड है, लेकिन मैं केवल ब्याज ही ले सकती हूं। आपने मुझे बहुत दिलचस्पी दी है, होम्स ने कहा, और चूंकि आप इतनी बड़ी राशि 100 पाउंड सालाना और साथ में जो आप कमाती हैं वो भी पाती हैं, तो आप निश्चित रूप से थोड़ा घूम फिर लेती होंगी और हर तरह से अपनी इच्छाएं पूरी करती होंगी। मुझे लगता है कि एक अविवाहित महिला 60 पाउंड की आय में भी आराम से रह सकती है। मेरा इससे भी कम में काम चल सकता है मिस्टर होम्स, लेकिन आप समझते हैं कि जब तक मैं घर पर रहती हूं मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए वे पैसे का उपयोग कर लेते हैं जब तक मैं उनके साथ रहती हूं। बेशक ये सिर्फ कुछ समय के लिए है। मिस्टर वीडी बैंक मेरी ब्याज की राशि हर तिमाही निकालते हैं और माँ को देते हैं, और मैं टाइपिंग से जो कमाती हूँ उसी से काम चला लेती हूँ। ये मुझे प्रति शीट 2 पेंस देती है, और मैं अक्सर 15 से 20 शीट रोज कर लेती हूँ। आपने अपनी स्थिति मुझे बहुत स्पष्ट कर दी है, होम्स ने कहा। ये मेरे मित्र डॉक्टर वाटसन हैं, जिनसे आप मेरे जितनी ही स्वतंत्रता से बात कर सकती हैं। कृपया अब हमें अपने और मिस्टर होस्मर एंजेल के संबंध के बारे में सब कुछ बताइए। मिस सदरलैंड के चेहरे पर लाली आ गई और उन्होंने घबराहट में अपनी जैकेट के किनारे को छेड़ना शुरू कर दिया। मैं उनसे पहली बार गैस फिटर्स के बॉल में मिली थी। उन्होंने कहा, जब पिता जीवित थे तो हमें वहां के टिकट भेजते थे, और बाद में उन्होंने हमें याद रखा और मां को टिकट भेजते रहे। मिस्टर विडी बैंक नहीं चाहते थे कि हम जाएं। वो कभी नहीं चाहते थे कि हम कहीं जाएं। अगर मैं रविवार स्कूल की पिकनिक में भी जाना चाहती थी तो वो बहुत गुस्सा हो जाते थे, लेकिन इस बार मैंने जाने की ठान ली और मैं गई। आखिर उन्हें रोकने का क्या अधिकार था? उन्होंने कहा कि वे लोग हमारे जानने लायक नहीं हैं, जबकि वहां पिता के सारे मित्र होने वाले थे। और उन्होंने कहा कि मेरे पास पहनने लायक का कुछ नहीं है, जबकि मेरे पास बैंगनी मखमली गाउन था जिसे मैंने कभी अलमारी से बाहर भी नहीं निकाला था। अंततः जब कुछ और नहीं चला तो वो फर्म के काम से फ्रांस चले गए, लेकिन हम गए, माँ और मैं, मिस्टर हार्डी के साथ, जो हमारे फोरमैन रह चुके थे। और वहीं मेरी मुलाकात मिस्टर होस्मर एंजिल से हुई। मुझे लगता है, होम्स ने कहा, कि जब मिस्टर विडी बैंक फ्रांस से लौटे तो वो आपके बॉल में जाने पर बहुत नाराज हुए होंगे। ओह खैर, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे याद है, और कंधे उचकाकर बोले कि औरत को कुछ भी मना करना व्यर्थ है, क्योंकि वो अपनी बात मनवा ही लेती है। समझ गया। तो गैस फिटर्स के बॉल में आपकी मुलाकात मिस्टर होस्मर एंजिल नामक एक सज्जन से हुई? हाँ सर, उसी रात में उनसे मिली, और अगले दिन वो ये पूछने आए कि हम घर सही सलामत पहुंचे या नहीं, और उसके बाद हम मिले। मेरा मतलब है मिस्टर होम्स, मैं उनसे 2 बार टहलने के लिए मिली, लेकिन उसके बाद पिता वापस आ गए और मिस्टर होस्मर एंजिल फिर घर नहीं आ सके। नहीं? आप जानते हैं कि पिता को इस तरह की कोई बात पसंद नहीं थी। वो कोई मेहमान नहीं चाहते थे। अगर उन्हें रोकने का कोई उपाय होता, और उनका कहना था, एक औरत को अपने परिवार के दायरे में ही खुश रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं माँ से कहती थी, एक औरत को अपना खुद का दायरा चाहिए होता है, और मेरा तो
अब तक बना ही नहीं था। लेकिन मिस्टर होस्मर एंजल का क्या हुआ? क्या उन्होंने आपसे मिलने की कोई कोशिश नहीं की? खैर, पिता एक हफ्ते में फिर फ्रांस जा रहे थे और होस्मर ने लिखा कि जब तक वो नहीं चले जाते तब तक हमें मिलना सुरक्षित और बेहतर नहीं होगा। इस बीच हम पत्र लिख सकते थे और वो रोज लिखा करते थे। सुबह में पत्र लेती थी, इसलिए पिता को कुछ पता नहीं चल सकता था। क्या आप उस समय उस सज्जन के साथ जुड़ चुकी थी? ओह हाँ मिस्टर होम्स, पहली बार टहलने के बाद ही हमारा जुड़ाव हो गया था। होस्मर मिस्टर एंजल लीडेन हॉल स्ट्रीट में एक कार्यालय में कैशियर थे। और कौन सा कार्यालय? यही सबसे खराब बात है मिस्टर होम्स, मुझे पता नहीं। तो वो कहाँ रहते थे? वो कार्यालय में ही सोते थे। और आपको उनका पता नहीं पता? नहीं, सिवाय इसके कि वो लीडेन हॉल स्ट्रीट था। तो आपने अपने पत्र कहाँ भेजे? लीडेन हॉल स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस पर, कॉल करने तक सुरक्षित रखा जाए के लिए। उन्होंने कहा कि अगर पत्र कार्यालय में भेजे गए तो बाकी क्लर्क्स उन्हें किसी महिला से पत्र मिलने पर चढ़ाएंगे। मैंने उन्हें टाइप करके पत्र भेजने की पेशकश की, जैसे वो करते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि जब मैं अपने हाथ से लिखती थी तो उन्हें लगता था कि वो मुझसे आए हैं, लेकिन टाइप किए गए पत्रों से उन्हें लगता था कि मशीन ने हमें अलग कर दिया है। ये दिखाता है कि वो मुझसे कितना प्रेम करते थे मिस्टर होम्स, और छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखते थे। ये बहुत ही संकेतपूर्ण था। होम्स ने कहा, यह मेरा पुराना सिद्धांत है कि छोटी छोटी बातें असीम रूप से सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। क्या आप मिस्टर होस्मर एंजल के बारे में और कोई छोटी बात याद कर सकती हैं? वो बहुत शर्मीले व्यक्ति थे मिस्टर होम्स। वो दिन के बजाय शाम को मेरे साथ टहलना पसंद करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें लोगों की नजरों में रहना पसंद नहीं है। बहुत ही संकोची और सज्जन व्यक्ति थे। उनकी आवाज भी कोमल थी। उन्होंने बताया था कि बचपन में उन्हें गले की सूजन और ग्रंथियों की समस्या थी, जिसने उनकी आवाज को कमजोर बना दिया था, और वो धीमी फुसफुसाती हुई बोली में बात करते थे। वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनते थे, बहुत साफ सुथरे और साधारण, लेकिन उनकी आंखें कमजोर थीं, जैसे मेरी हैं, और वो धूप से बचने के लिए रंगीन चश्मा पहनते थे। ठीक है, और जब आपके सौतेले पिता मिस्टर विंडी बैंक फिर से फ्रांस गए तब क्या हुआ? मिस्टर हॉस्मर एंजल फिर से घर आए और प्रस्ताव रखा कि हम पिता के वापस आने से पहले शादी कर लें। वो इस बात को लेकर बेहद गंभीर थे और उन्होंने मुझसे बाइबल पर हाथ रखकर कसम खिलवाई कि जो भी हो, मैं हमेशा उनके प्रति सच्ची रहूंगी। माँ ने कहा कि उन्होंने मुझे कसम खिलाने में बिल्कुल सही किया और ये उनके प्यार की निशानी थी। माँ तो शुरू से ही उनके पक्ष में थी और मुझसे भी अधिक उन्हें पसंद करती थीं। जब शादी की बात एक हफ्ते के भीतर तय हुई, तब मैंने पिता के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन दोनों ने कहा कि पिता की चिंता मत करो और बाद में उन्हें बता देना, और माँ ने कहा कि वो सब ठीक कर लेंगे। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगा मिस्टर होम्स। ये सोचकर भी अजीब लगा कि मुझे उनसे अनुमति मांगनी पड़े, जबकि वो मुझसे केवल कुछ ही साल बड़े थे। लेकिन मैं कोई गुप्त काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने पिता को बोर्डो में लिखा, जहां कंपनी का फ्रेंच कार्यालय था। लेकिन पत्र मेरे पास शादी के दिन सुबह लौट आया। तो वो उन्हें नहीं मिला? हाँ सर, क्योंकि वो इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुके थे इससे पहले कि पत्र वहां पहुंचता। हाँ, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण था। तो आपकी शादी शुक्रवार को तय हुई थी? क्या ये चर्च में होनी थी? हाँ सर, लेकिन बहुत ही सादगी से। ये किंग्स क्रॉस के पास सेंट जेवियर में होनी थी और उसके बाद नाश्ता सेंट पेनक्रस होटल में। होस्मर हमारे लिए हैंडसम कैब लेकर आए, लेकिन चूंकि हम दो थे, उन्होंने हमें उसमें बिठा दिया और खुद एक 4 पहियों वाली गाड़ी में बैठ गए।
जो उस गली में इकलौती दूसरी गाड़ी थी। हम पहले चर्च पहुंचे और जब 4 पहियों वाली गाड़ी पहुंची तो हमने उनका उतरने का इंतजार किया, लेकिन वो कभी नहीं उतरे। जब कोचमैन गाड़ी से नीचे उतरा और देखा तो वहां कोई नहीं था। कोचमैन ने कहा कि वो समझ नहीं पा रहा कि वो कहाँ गए, क्योंकि उसने अपनी आंखों से उन्हें गाड़ी में बैठते देखा था। ये पिछले शुक्रवार की बात है मिस्टर होम्स, और तब से अब तक मैंने कुछ नहीं सुना या देखा जिससे ये पता चल सके कि उनके साथ क्या हुआ। मुझे लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है, होम्स ने कहा। ओह नहीं सर, वो इतने अच्छे और दयालु थे कि मुझे छोड़कर नहीं जा सकते थे। क्यों, सारी सुबह वो मुझसे ये कह रहे थे कि जो भी हो मैं सच्ची रहूं, और कि अगर कोई अप्रत्याशित घटना हमें अलग कर दे तो भी मुझे हमेशा याद रखना चाहिए कि मैंने उन्हें वचन दिया है और वो कभी न कभी अपने वादे का दावा करेंगे। ये शादी की सुबह के लिए अजीब बात लग रही थी, लेकिन जो भी हुआ है उसने इसे एक अर्थ दिया है। निश्चित रूप से ऐसा है। तो आपका विचार है कि उनके साथ कुछ अप्रत्याशित संकट हुआ है? हाँ सर, मुझे विश्वास है कि उन्होंने किसी खतरे की संभावना देखी थी, नहीं तो वो ऐसी बातें नहीं करते। और फिर मुझे लगता है कि जो उन्होंने सोचा था वही हुआ। लेकिन आपको इस बात का कोई अनुमान नहीं है कि वो क्या हो सकता था? बिल्कुल नहीं। एक और सवाल, आपकी मां ने इस मामले को कैसे लिया? वो गुस्से में थीं और कहने लगीं कि मुझे इस मामले का जिक्र फिर कभी नहीं करना चाहिए। और आपके पिता, क्या आपने उन्हें बताया? हाँ, और उन्होंने भी मेरी तरह ये माना कि कुछ हुआ है और मुझे होस्मर के बारे में फिर से सुनने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी का मुझे चर्च के दरवाजे तक लाना और फिर छोड़कर चले जाना क्यों होगा। अब अगर उन्होंने मेरे पैसे उधार लिए होते या मुझसे शादी करके मेरे पैसे अपने नाम करवाए होते तो शायद कोई कारण होता, लेकिन होस्मर पैसे के मामले में बहुत स्वतंत्र थे और उन्होंने कभी मेरे एक पैसे को भी हाथ नहीं लगाया। फिर भी ऐसा क्या हो सकता था और वो लिख क्यों नहीं सकते थे? ये सब सोच सोच कर मैं आधी पागल हो जाती हूं और रात को आंख तक नहीं लगती। उन्होंने अपने मफलर से एक छोटा रूमाल निकाला और उसमें जोर जोर से रोने लगीं। मैं इस मामले की जांच करूंगा, होम्स ने खड़े होते हुए कहा, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम किसी निश्चित परिणाम तक पहुंचेंगे। अब इस मामले का बोझ मुझ पर छोड़ दें और इस पर चिंता न करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, मिस्टर होस्मर एंजिल को अपनी यादों से वैसे ही गायब कर दें जैसे वो आपकी जिंदगी से गायब हो गए। तो आप नहीं सोचते कि मैं उन्हें फिर कभी देख पाऊंगी? मुझे डर है कि नहीं। तो फिर उनके साथ क्या हुआ? आप इस सवाल को मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं उनका सटीक विवरण और उनके कुछ पत्र देखना चाहूंगा, अगर आप दे सकें। मैंने उनके लिए पिछले शनिवार के क्रॉनिकल में एक विज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा, यहां वो विज्ञापन है और ये उनके 4 पत्र हैं। धन्यवाद। और आपका पता? नंबर 31 लॉयन प्लेस, कैम्बरवेल। मुझे समझ में आता है कि मिस्टर एंजल का पता आपको कभी नहीं पता था। आपके पिता का कार्यालय कहाँ है? वो फेंचर्च स्ट्रीट के वेस्ट हाउस एंड मारबैंक बड़े क्लेरेट आयातकों के लिए यात्रा करते हैं। धन्यवाद। आपने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है। आप ये कागजात यहीं छोड़ दें और मेरी दी गई सलाह को याद रखें। इस पूरी घटना को बंद किताब की तरह समझें और इसे अपनी जिंदगी को प्रभावित न करने दें। आप बहुत दयालु हैं मिस्टर होम्स, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं होस्मर के प्रति सच्ची रहूंगी। जब वो लौटेंगे तो मुझे तैयार पाएंगे। उनकी बेवकूफ़ी भरी टोपी और खोखले चेहरे के बावजूद हमारे इस आगंतुक की सरल निष्ठा में कुछ ऐसा महान था जो हमारी श्रद्धा को मजबूर करता था। उन्होंने अपने छोटे कागजों का बंडल मेज पर रखा और वादा किया कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वो फिर आएंगी। शर्लॉक होम्स कुछ देर तक चुप बैठे रहे, अपनी उंगलियों को एक दूसरे से दबाए हुए, अपने पैर सामने की ओर फैलाए हुए।
और उनकी नज़र छत की ओर थी। फिर उन्होंने रैक से अपना पुराना और चिकना मिट्टी का पाइप उठाया, जो उनके लिए एक परामर्शदाता जैसा था। उसे जलाकर वो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए और उनकी आंखों में एक गहरी ऊब का भाव था, जबकि उनके आसपास मोटे नीले धुएं की लहरें उठ रही थीं। ये युवती एक दिलचस्प अध्ययन है, उन्होंने टिप्पणी की। मुझे उसका व्यक्तित्व उसके छोटे से मामले से कहीं अधिक रोचक लगा, जो वैसे भी एक सामान्य मामला है। अगर आप मेरे इंडेक्स की जांच करें तो आपको 1877 के एंडोवर और पिछले साल हेग में भी कुछ इसी तरह के मामले मिलेंगे। लेकिन विचार पुराना होते हुए भी इसमें दो चार बातें नई थीं। हालांकि वो युवती खुद सबसे अधिक शिक्षाप्रद थी। आपने उस पर काफी कुछ देखा, जो मुझे पूरी तरह अदृश्य था, मैंने टिप्पणी की। अदृश्य नहीं, बल्कि अनदेखा, वॉटसन। आपने ये नहीं जाना कि कहाँ देखना है, और इसलिए आपने वो सब खो दिया जो महत्वपूर्ण था। मैं कभी आपको ये समझाने में सफल नहीं हो पाता कि आस्तीन का महत्व, अंगूठे के नाखूनों का संकेत या जूते के लेस से जुड़े बड़े मुद्दे कितने मायने रखते हैं। अब उस महिला के रंग रूप से आपने क्या समझा, उसका वर्णन करें। खैर, उसने स्लेट रंग की चौड़ी टोपी पहनी थी, जिसमें ईंट से लाल रंग का पंख लगा था। उसकी जैकेट काली थी, जिसमें काले मोती सिले हुए थे, और उसमें छोटे काले जेट के गहनों की झालर थी। उसकी पोशाक भूरी थी, काफी हद तक कॉफी रंग से गहरी, जिसमें गले और आस्तीन पर हल्का बैंगनी मखमल था। उसके दस्ताने भूरे से थे और दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर घिसे हुए थे। उसके जूते मैंने नहीं देखे। उसके छोटे गोल लटकते हुए सोने के झुमके थे, और वो एक साधारण, आरामदायक और थोड़ी अशिष्ट लेकिन संपन्न दिखने वाली महिला थी। शर्लॉक होम्स ने धीरे धीरे ताली बजाई और मुस्कुराए। सच कहूं वाटसन, तो आप बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। आपने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। ये सच है कि आपने सब कुछ महत्वपूर्ण छोड़ दिया है, लेकिन आप सही तरीके पर हैं, और रंगों पर आपकी नज़र तेज है। कभी भी सामान्य छवि पर भरोसा मत करें मेरे लड़के, बल्कि खुद को विवरणों पर केंद्रित करें। मेरा पहला ध्यान हमेशा एक महिला की आस्तीन पर जाता है। पुरुष के मामले में बेहतर है कि पहले पतलून के घुटने पर नजर डाली जाए। जैसा कि आपने देखा, इस महिला की आस्तीन पर मखमल था, जो निशानों को दिखाने के लिए सबसे उपयोगी सामग्री है। कलाई के ठीक ऊपर दोहरी रेखा, जहां टाइपराइटर मेज से लगती है, वो खूबसूरती से स्पष्ट थी। हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन भी ऐसा निशान छोड़ती है, लेकिन केवल बाएं हाथ पर और अंगूठे से दूर की ओर। लेकिन यह निशान सबसे चौड़ी जगह पर सीधा था। उसके बाद मैंने उसके चेहरे को देखा, और उसकी नाक के दोनों ओर पिंसनेज के निशान देखकर मैंने उसके अल्पदृष्टि और टाइपिंग के बारे में अनुमान लगाया, जिसने उसे चौंका दिया। ये मुझे भी चौंका गया, लेकिन निश्चित ही ये स्पष्ट था। मैं तब बहुत आश्चर्यचकित और रुचि से भरा हुआ था जब मैंने नीचे देखा और पाया कि उसके जूते, जो देखने में एक जैसे लग रहे थे, वास्तव में अलग थे। एक में थोड़ा सजा हुआ टो कैप था, जबकि दूसरा साधारण था। एक में 5 में से केवल नीचे के 2 बटन लगे हुए थे, और दूसरे में पहले, तीसरे और 5वें बटन। अब जब आप देखते हैं कि एक युवती, जो अन्यथा साफ सुथरी और व्यवस्थित लग रही है, घर से जल्दी में अध बटन और अलग अलग जूते पहनकर निकली है, तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं कि वो जल्दी में निकली थी। और क्या? मैंने पूछा, हमेशा की तरह अपने मित्र के तीक्ष्ण तर्क में रुचि रखते हुए। मैंने ये भी देखा कि उसने घर छोड़ने से पहले, लेकिन पूरी तरह तैयार होने के बाद, एक नोट लिखा था। आपने देखा कि उसका दायां दस्ताना तर्जनी उंगली पर फटा हुआ था, लेकिन शायद आपने ये नहीं देखा कि दस्ताने और उंगली दोनों पर बैंगनी स्याही के दाग थे। उसने जल्दी में लिखा था और पेन को बहुत गहराई तक डुबो दिया था। ये सब आज सुबह हुआ होगा, नहीं तो निशान इतने स्पष्ट न होते। ये सब मनोरंजक है, हालांकि काफी प्राथमिक है। अब वॉटसन, क्या आप मुझे मिस्टर होस्मर एंजल का विज्ञापित विवरण पढ़ सकते हैं? मैंने छोटे प्रिंटेड स्लिप को रोशनी में पकड़ा। लापता, ये कहता था, 14 तारीख की सुबह होस्मर एंजल नामक सज्जन, लगभग 5 फुट 7 इंच लंबा, मजबूत कद काठी, पीला रंग,
काले बाल, बीच में थोड़ा गंजा, घने काले साइड बर्न और मूछें, रंगीन चश्मा, हल्की बोलने में अशक्ति, आखिरी बार काले रेशमी कोट, काली कमीज, सुनहरी अल्बर्ट चेन और भूरे गेटर्स के साथ ग्रे हेरिस ट्वीड पतलून में देखा गया था। लैंडन हॉल स्ट्रीट के एक कार्यालय में काम करने के लिए जाना जाता था। कोई भी व्यक्ति जो जानकारी वगैरह वगैरह। इतना काफी है, होम्स ने कहा। जहां तक पत्रों का सवाल है, उन्होंने उस पर नजर डालते हुए कहा, वे बहुत साधारण हैं। इनमें मिस्टर एंजल के बारे में कोई खास सुराग नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने एक बार बल्जाक का उल्लेख किया है। लेकिन एक विशेष बात है जो निसंदेह आपके ध्यान में आएगी। वे टाइप किए गए हैं। मैंने टिप्पणी की। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हस्ताक्षर भी टाइप किया गया है। नीचे देखें, होस्मर एंजल, कितनी सफाई से टाइप किया गया है। यहाँ एक तारीख है, लेकिन कोई शीर्षक नहीं है, सिवाय लैंडन हॉल स्ट्रीट के, जो कि थोड़ा अस्पष्ट है। हस्ताक्षर के बारे में ये बात बहुत संकेतपूर्ण है। वास्तव में हम इसे निर्णायक कह सकते हैं। किस चीज का? मेरे प्रिय मित्र, क्या ये संभव है कि आप ये न समझें कि इसका मामले पर कितना गहरा असर है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, सिवाय इसके कि उसने अपनी सगाई तोड़ने के मामले में अपने हस्ताक्षर से इनकार करने की सुविधा के लिए ऐसा किया हो। नहीं, ये बात नहीं है। खैर, मैं 2 पत्र लिखूंगा जो इस मामले को सुलझा देंगे। एक शहर की एक फर्म को और दूसरा युवती के सौतेले पिता मिस्टर विंडी बैंक को, उनसे ये पूछते हुए कि क्या वो कल शाम 6 बजे यहां आ सकते हैं। ये अच्छा है कि हम पुरुष रिश्तेदारों से व्यावसायिक तरीके से बात करें। और अब डॉक्टर, जब तक इन पत्रों का उत्तर नहीं आता, हम इस छोटे से मामले को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर सकते हैं। मैंने अपने मित्र के सूक्ष्म तर्क और असाधारण कार्य क्षमता पर भरोसे के इतने सारे कारण देखे थे कि मुझे ये विश्वास हो गया था कि इस अजीबोगरीब रहस्य को सुलझाने में उनकी निश्चिंतता और सरलता के पीछे कुछ ठोस आधार जरूर होगा। केवल एक बार मैंने उन्हें असफल होते देखा था, बोहेमिया के राजा और आयरिन एडलर की तस्वीर के मामले में। लेकिन जब मैंने साइन ऑफ 4 के रहस्यमय मामले और स्टडी इन स्कारलेट से जुड़े असाधारण हालातों को याद किया, तो मुझे ये विश्वास हो गया कि ऐसा कोई उलझाव नहीं होगा जिसे वो सुलझा न सकें। मैं उन्हें उनके काले मिट्टी के पाइप को जलाते हुए छोड़कर चला गया, ये विश्वास करते हुए कि जब मैं अगले दिन वापस आऊंगा तो उनके पास उन सभी सुरागों का उत्तर होगा जो मिस मैरी सदरलैंड के रहस्यमय दूल्हे की पहचान तक ले जाएंगे। उस समय एक गंभीर पेशेवर मामला मेरे ध्यान का केंद्र था और अगले दिन मैं पीड़ित के बिस्तर के पास व्यस्त रहा। ये शाम के 6 बजने के करीब था जब मैं मुक्त हुआ और जल्दी से हैंडसम कैब में सवार होकर बेकर स्ट्रीट के लिए रवाना हुआ, आधे डर में कि कहीं मैं इस छोटे से रहस्य के समापन में शामिल होने से चूक न जाऊं। हालांकि मैंने शेरलॉक होम्स को अकेले पाया, अपनी कुर्सी के गहरे कोने में, अपने लंबे पतले शरीर को मोड़े हुए, आधा सोते हुए। बोतलों और परीक्षण नलिकाओं की एक प्रभावशाली श्रृंखला और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तीखी साफ गंध ने मुझे बताया कि उन्होंने अपना दिन अपने प्रिय रासायनिक कार्य में बिताया था। तो क्या आपने इसे सुलझा लिया? मैंने अंदर आते ही पूछा। हाँ, ये बेराइटा का बाइसल्फेट था। नहीं नहीं, रहस्य, मैंने चिल्लाकर कहा। ओह वो, मैं उस नमक के बारे में सोच रहा था जिस पर मैं काम कर रहा था। वैसे भी इसमें कभी कोई रहस्य नहीं था। हालांकि जैसा मैंने कल कहा था, इसमें कुछ विवरण रोचक थे। केवल एक बाधा है कि कोई कानून शायद उस बदमाश को छू नहीं सकता। तो वो कौन था और उसने मिस सदरलैंड को छोड़ने का उद्देश्य क्यों रखा? मेरे मुंह से सवाल निकलते ही होम्स के उत्तर देने के लिए होठ खोलने से पहले हमने गलियारे में भारी कदमों की आवाज और दरवाजे पर दस्तक सुनी। ये युवती का सौतेला पिता मिस्टर जेम्स विंडी बैंक है, होम्स ने कहा। उसने मुझे लिखा था कि वो 6 बजे यहां होगा। अंदर आइए। जो व्यक्ति अंदर आया वो एक मजबूत मध्यम कद का व्यक्ति था, करीब 30 साल का, क्लीन शेव, पीले रंग का चेहरा,
एक मीठा चापलूस स्वभाव और एक जोड़ी बेहद तीव्र और गहरी नजरों वाली ग्रे आंखों के साथ उसने हम दोनों पर एक सवालिया नजर डाली। अपना चमकदार हैट साइड बोर्ड पर रखा और हल्का सा झुककर निकटतम कुर्सी पर बैठ गया। शुभ संध्या श्री जेम्स विंडी बैंक, होम्स ने कहा। मुझे लगता है कि ये टाइपराइटर से लिखा गया पत्र आपका है, जिसमें आपने मुझसे 6 बजे मिलने का समय तय किया था। हाँ महोदय, मुझे डर है कि मैं थोड़ा देर से आया हूं, लेकिन आप जानते हैं मैं पूरी तरह से अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखता। मुझे खेद है कि मिस सदरलैंड ने इस छोटे से मामले के बारे में आपको परेशान किया, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह की बातों को सार्वजनिक रूप से उजागर करना उचित नहीं है। मेरी इच्छा के विरुद्ध वो आईं, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा वो बहुत उत्साही और आवेगी स्वभाव की हैं, और जब वो किसी बात पर अपना मन बना लेती हैं तो उन्हें रोकना आसान नहीं होता। बेशक मुझे आपके बारे में इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप आधिकारिक पुलिस से जुड़े नहीं हैं, लेकिन किसी पारिवारिक विपत्ति को इस तरह से उछालना सुखद नहीं है। इसके अलावा ये एक बेकार खर्च है, क्योंकि आप होस्मर एंजेल को भला कैसे ढूंढ पाएंगे। इसके विपरीत होम्स ने शांत स्वर में कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं होस्मर एंजेल को ढूंढने में सफल हो जाऊंगा। श्री विंडी बैंक चौंक कर पीछे हट गए और उनके दस्ताने गिर गए। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। उन्होंने कहा, ये रोचक बात है। होम्स ने कहा कि एक टाइपराइटर की लिखावट में उतनी ही विशिष्टता होती है जितनी कि किसी व्यक्ति की हस्तलिपि में, जब तक वे बिल्कुल नए न हों। कोई भी दो टाइपराइटर बिल्कुल समान नहीं लिखते। कुछ अक्षर दूसरों की तुलना में अधिक घिस जाते हैं और कुछ केवल एक तरफ से घिसते हैं। अब आप इस नोट में ध्यान दें श्री विंडी बैंक, कि हर मामले में ई थोड़ा धुंधला है और आर की पूछ में एक हल्का दोष है। इसमें 14 अन्य विशेषताएं भी हैं, लेकिन ये सब से स्पष्ट हैं। हम अपने कार्यालय में इस मशीन से सभी पत्र व्यवहार करते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये थोड़ा घिसा हुआ है। हमारे आगंतुक ने कहा, अपनी चमकती छोटी आंखों से होम्स को ध्यानपूर्वक देखते हुए। और अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन दिखाऊंगा श्री विंडी बैंक, होम्स ने अपनी बात जारी रखी। मैं सोच रहा हूं कि किसी दिन टाइपराइटर और अपराध के संबंध पर एक और लेख लिखूं। ये एक ऐसा विषय है जिसमें मैंने थोड़ी रुचि ली है। मेरे पास यहाँ 4 पत्र हैं जो दावा करते हैं कि वे उस गायब व्यक्ति की ओर से हैं। ये सभी टाइप किए हुए हैं। प्रत्येक मामले में न केवल ई धुंधला है और आर बिना पूंछ का है, बल्कि आप देखेंगे, अगर आप मेरी आवर्धक कांच का उपयोग करना चाहें, कि वे 14 अन्य विशेषताएं जिनका मैंने उल्लेख किया है भी मौजूद हैं। श्री विंडी बैंक अपनी कुर्सी से उछल पड़े और अपनी टोपी उठा ली। मैं इस प्रकार की अवास्तविक बातों में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता श्री होम्स, उन्होंने कहा। अगर आप उस आदमी को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए और मुझे बताइए जब आप इसे कर लें। बिल्कुल, होम्स ने कहा, दरवाजे की ओर बढ़ते हुए और चाबी घुमाकर उसे बंद करते हुए। मैं आपको बता दूं कि मैंने उसे पकड़ लिया है। क्या? कहाँ? श्री विंडी बैंक चिल्लाए। उनके होठ सफेद पड़ गए और उन्होंने खुद को एक फंसे हुए चूहे की तरह इधर उधर देखा। अरे ये नहीं चलेगा, सचमुच ये नहीं चलेगा, होम्स ने शांति से कहा। इससे बाहर निकलने का कोई संभव तरीका नहीं है श्री विंडी बैंक। ये बहुत स्पष्ट है और ये बहुत खराब तारीफ थी जब आपने कहा कि मेरे लिए इस साधारण सवाल को हल करना असंभव था। ठीक है, बैठ जाइए और इसे लेकर चर्चा करते हैं। हमारे आगंतुक कुर्सी पर ढह गए। उनका चेहरा भयभीत था और उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। ये कानूनन अपराध नहीं है, उन्होंने हकलाते हुए कहा। मुझे डर है कि ये नहीं है, लेकिन हमारे बीच विंडी बैंक ये जितना क्रूर, स्वार्थी और निर्मम मजाक है, उतना ही छोटा और तुच्छ तरीका भी। अब मुझे घटनाओं का क्रम बताने दीजिए, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक दीजिए। वो व्यक्ति अपनी कुर्सी में झुका बैठा रहा। उसका सिर उसकी छाती पर झुका हुआ था, जैसे कोई पूरी तरह से पराजित हो। होम्स ने अपने पैर मेज पर टिका लिए और अपने हाथ अपनी जेबों में डालकर बोलने लगे, जैसे वो खुद से बात कर रहे हों। उस आदमी ने अपने से बहुत बड़ी उम्र की महिला से पैसे के लिए शादी की, उन्होंने कहा,
और वो उस लड़की के पैसे का उपयोग तब तक करता रहा जब तक कि वो उनके साथ रहती थी। ये उनकी स्थिति के लिए एक बड़ी रकम थी और इसका नुकसान उनके लिए एक बड़ा फर्क करता। इसे बनाए रखना उनके लिए प्रयास करने लायक था। लड़की का स्वभाव अच्छा, प्रेमशील और गर्मजोशी से भरा हुआ था और उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं और उसकी थोड़ी सी आय के साथ ये स्पष्ट था कि उसे अधिक समय तक अविवाहित नहीं रहने दिया जाएगा। अब उसकी शादी का मतलब निश्चित रूप से सालाना 100 पाउंड का नुकसान था। तो उसके सौतेले पिता ने क्या किया? इसे रोकने के लिए उसने सबसे स्पष्ट तरीका अपनाया। उसे घर पर रखा और अपने ही उम्र के लोगों के साथ उसके मेलजोल को मना किया। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि ये हमेशा के लिए संभव नहीं था। वो बेचैन हो गई, अपने अधिकारों की मांग करने लगी और अंततः उसने एक निश्चित नृत्य संध्या में जाने का दृढ़ निश्चय घोषित किया। तब उसके चतुर सौतेले पिता ने क्या किया? उसने अपने दिमाग के लिए तो सराहनीय लेकिन दिल के लिए निंदनीय एक योजना तैयार की। अपनी पत्नी की सहमति और सहायता से उसने खुद को भेष में डाला, अपनी तेज आंखों को रंगीन चश्मों से ढक दिया, अपने चेहरे को मूछों और घनी दाढ़ी से छिपा लिया, अपनी साफ आवाज को एक मधुर फुसफुसाहट में बदल दिया और लड़की की कमजोर दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उसने खुद को होस्मर एंजिल के रूप में प्रस्तुत किया और अन्य प्रेमियों को दूर रखने के लिए उसने खुद उससे प्रेम करना शुरू कर दिया। ये केवल मजाक के रूप में शुरू हुआ, हमारे आगंतुक ने कराहते हुए कहा। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी गंभीरता से इसे लेगी। बहुत संभव है कि ऐसा ना हो, फिर भी जो भी हो, युवती पूरी तरह से इस षड्यंत्र में फंस चुकी थी और जब उसने ये मान लिया कि उसका सौतेला पिता फ्रांस में है, विश्वासघात का कोई शक उसके दिमाग में कभी नहीं आया। वो उस व्यक्ति की प्रशंसा से प्रसन्न थी और इस पर उसकी मां की जोरदार सराहना ने और भी प्रभाव डाला। फिर होस्मर एंजल ने आना जाना शुरू किया, क्योंकि ये स्पष्ट था कि अगर इस योजना का कोई प्रभाव डालना है तो इसे जितना हो सके उतना आगे बढ़ाना होगा। इसके बाद मुलाकातें हुईं और एक सगाई हुई जिसने लड़की के दिल को किसी और की ओर मुड़ने से रोक दिया। लेकिन ये धोखा हमेशा जारी नहीं रह सकता था। इन तथाकथित फ्रांस की यात्राओं की योजना थोड़ी जटिल हो गई। साफ था कि इसे किसी नाटकीय तरीके से खत्म करना ही सही होगा, जिससे लड़की के मन पर एक स्थायी छाप पड़े और वो कुछ समय तक किसी और प्रेमी को स्वीकार करने के लिए तैयार न हो। इसीलिए वफादारी के वे वचन बाइबल पर लिए गए और इसीलिए शादी की सुबह कुछ अप्रत्याशित होने के संकेत दिए गए। जेम्स विंडी बैंक चाहता था कि मिस सदरलैंड हॉस्मर एंजल के साथ इतनी मजबूती से बंधी रहे और उसकी किस्मत को लेकर इतनी अनिश्चितता में रहे कि कम से कम अगले 10 वर्षों तक वो किसी और आदमी की ओर ध्यान न दे। वो उसे चर्च के दरवाजे तक ले गया और फिर जब वो आगे नहीं जा सकता था, उसने पुरानी चाल अपनाई। 4 पहियों वाली गाड़ी के एक दरवाजे से प्रवेश किया और दूसरे से बाहर निकल गया। मुझे लगता है कि घटनाओं की ये श्रृंखला रही होगी, श्री विंडी बैंक। हमारे आगंतुक ने होम्स के बोलने के दौरान थोड़ी हिम्मत जुटा ली और अब वो अपनी कुर्सी से उठकर अपने चेहरे पर ठंडी हंसी के साथ बोले, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है श्री होम्स, उन्होंने कहा। लेकिन अगर आप इतने चालाक हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब आप कानून तोड़ रहे हैं, मैं नहीं। मैंने शुरुआत से कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है, लेकिन जब तक आप इस दरवाजे को बंद रखते हैं आप अपने आप को हमला और अवैध बंधन के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। कानून, जैसा कि आप कहते हैं, आपको छू नहीं सकता, होम्स ने दरवाजे को खोलते हुए कहा। फिर भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सजा का अधिक हकदार हो। अगर युवती का कोई भाई या दोस्त होता तो उसे आपकी पीठ पर एक चाबुक चलाना चाहिए था। ओह, मेरा काम मेरे मुवक्किल के लिए नहीं है, होम्स ने कहा, लेकिन यहाँ एक शिकार कोड़ा है और मुझे लगता है कि मुझे खुद को इससे। उन्होंने तेजी से कोड़े की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते सीढ़ियों पर तेज कदमों की आवाज गूंजी। भारी हॉल का दरवाजा जोर से बंद हुआ और खिड़की से हमने देखा कि श्री जेम्स विंडी बैंक सड़क पर अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे। ये एक ठंडे खून का दुष्ट व्यक्ति है, होम्स ने हंसते हुए कहा।
अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए, ये व्यक्ति अपराध से अपराध की ओर बढ़ेगा जब तक कि वो कुछ बहुत बुरा न कर बैठे और फांसी पर न लटका दिया जाए। इस मामले में कुछ न कुछ दिलचस्प पहलू जरूर रहे हैं। मैं अब तक आपके तर्कों के सभी चरणों को पूरी तरह से नहीं समझ सका। मैंने कहा, खैर, ये तो शुरुआत से ही स्पष्ट था कि हॉस्मर एंजेल का इस अजीब व्यवहार के पीछे कोई मजबूत उद्देश्य होना चाहिए, और यह भी उतना ही स्पष्ट था कि इस घटना से जितना हम देख सकते थे, असली लाभ केवल सौतेले पिता को ही हुआ। फिर ये तथ्य कि ये दोनों पुरुष कभी साथ नहीं देखे गए, बल्कि जब एक उपस्थित होता था तब दूसरा अनुपस्थित रहता था, ये भी एक संकेत था। इसी तरह रंगीन चश्मे और अजीब आवाज ने भी भेष बदलने की ओर संकेत किया, और घनी दाढ़ी ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया। मेरी शंकाओं की पुष्टि उनके उस अजीब व्यवहार से हुई जिसमें उन्होंने अपने हस्ताक्षर को टाइपराइटर से टाइप किया, क्योंकि ये स्पष्ट था कि उनकी लिखावट लड़की के लिए इतनी परिचित थी कि वो इसके छोटे से नमूने को भी पहचान लेती। आप देखिए, ये सभी अलग अलग तथ्यों के साथ कई छोटे तथ्य भी एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। और आपने इसे कैसे सत्यापित किया? एक बार मैंने अपने व्यक्ति को पहचान लिया तो इसकी पुष्टि करना आसान हो गया। मुझे उस कंपनी का पता था जिसके लिए ये आदमी काम करता था। मैंने उनके छपे विवरण से हर वो चीज हटा दी जो किसी भेष का नतीजा हो सकती थी, जैसे दाढ़ी, चश्मे, आवाज, और मैंने इसे उस कंपनी को भेजा, उनसे ये अनुरोध करते हुए कि वे मुझे बताएं कि क्या ये उनके किसी एजेंट के विवरण से मेल खाता है। मैंने पहले ही टाइपराइटर की विशेषताओं पर ध्यान दिया था, और मैंने खुद उस व्यक्ति को उसके व्यावसायिक पते पर लिखकर उससे यहां मिलने का अनुरोध किया। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, उसका उत्तर टाइपराइटर में टाइप किया गया था, और उसमें वही मामूली लेकिन विशिष्ट दोष दिखाई दिए। उसी पोस्ट में मुझे फ्रेंचर्च स्ट्रीट स्थित वेस्ट हाउस और मारबैंक से एक पत्र भी मिला, जिसमें कहा गया कि विवरण हर दृष्टिकोण से उनके कर्मचारी जेम्स विंडी बैंक से मेल खाता है। और मिस सदरलैंड, अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी। आपको फारसी कहावत याद हो सकती है, जो व्यक्ति बाघ के बच्चे को पकड़ता है उसके लिए खतरा है, और जो व्यक्ति एक स्त्री के भ्रम को तोड़ता है उसके लिए भी खतरा है। हाफिज में उतनी ही बुद्धिमानी है जितनी होरेस में, और उतना ही जीवन का ज्ञान भी। अभी आप सुन रहे थे आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी अ केस ऑफ आइडेंटिटी का हिंदी अनुवाद, एक पहचान का मामला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।